वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जिस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है जॉर्ज ऑरवेल। इनकी बायोग्राफी हम लोग देखेंगे, जर्नलिस्ट एज अ कैसे थे उनको देखेंगे और इनके मेजर वर्क्स क्या हैं वो देखेंगे। सीएसएस के सिलेबस में जो सेकंड राइटर हैं बर्ट्रैंड रसल के बाद वो हैं जॉर्ज ऑरवेल, और इनके दो इम्पोर्टेंट ऐसे हैं, उनकी समरीज भी हम लोग देखेंगे कि उनके अंदर जॉर्ज ऑरवेल ने क्या कहा है। सो अपना जो लेक्चर है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जॉर्ज ऑरवेल जो हैं वो इंडिया में 1903 के अंदर पैदा हुए थे, और इनका जो फर्स्ट नेम था, अर्ली नेम, एरिक आर्थर ब्लेयर था। जॉर्ज ऑरवेल के जो फादर थे वो कॉलोनियल सिविल सर्वेंट थे। इनके उस वक्त जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल था जो है वो इंडिया के अंदर चल रहा था, और इनकी जो मदर थी वो फ्रेंच थी। देन इनकी फैमिली जो है जब जॉर्ज ऑरवेल 1 ईयर के थे यहाँ से मूव करके जो है वो इंग्लैंड चली जाती है। अब इंग्लैंड जाती है तो वहाँ पर जाके ये एजुकेशन हासिल करते हैं एटन में। देन जो है अगर हम फिर ऑरवेल जो हैं इन्होंने वहाँ पे कॉलेज अटेंड करने के बाद ईटन, उसके बाद बर्मा के अंदर एज अ इंडियन इंपीरियल पुलिस के तौर पर सर्व किया। देन वहाँ से इन्होंने रिज़ाइन कर दिया और इंग्लैंड वापस आ गए अपना जो राइटिंग का करियर है उसको परस्यू करने के लिए, बिकॉज उनका जो इंटरेस्ट था जॉर्ज ऑरवेल का वो राइटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका था। नेक्स्ट अगर हम लोग इनकी लाइफ में और मज़ीद देखें तो 1930 के अंदर जॉर्ज ऑरवेल पॉलिटिकली एक्टिव हो गए और इन्होंने जो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी है उसको ज्वाइन कर लिया फॉर द सेक ऑफ लेबर्स इंडिपेंडेंस। उनके राइट्स के लिए जो पार्टी थी उनको इन्होंने, जॉर्ज ऑरवेल ने ज्वाइन कर लिया। इन्होंने स्पेनिश सिविल वॉर के अंदर भी सर्व किया, लेकिन वहाँ पे जब फ्रैंको फोर्सेस के अगेंस्ट ये लड़ रहे थे तो इनका जो थ्रॉट है वहाँ पे जो है इनको बुलेट लगा, उसकी वजह से इनको फिर वहाँ से वापस आना पड़ा। जॉर्ज ऑरवेल की जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस हैं इनकी लाइफ में, और साथ ही साथ वॉर का एक एक्सपीरियंस बड़ा इंपॉर्टेंट है इनकी लाइफ में। ये वॉर के एक्सपीरियंस से इतने ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए थे कि इन्होंने होमेज टू कैटलोनिया जो है वो इन्होंने वर्क लिखा था, नॉवल जो है वॉर से इंस्पायर्ड होकर। उसके बाद अगर हम लोग बात करें ऑरवेल्स की राइटिंग के बारे में तो ज़्यादातर इनकी जो राइटिंग है वो सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज़ के बारे में होती हैं जो भी इन्होंने लिखी हैं। अब जैसे वॉर से इंस्पायर होकर लिखा तो ऑब्वियसली वो एक सोशल और पॉलिटिकल एलिमेंट था, इसी वजह से उन्होंने वो नावल लिखा था। नेक्स्ट ऑरवेल की बात की जाए तो और ऑरवेल ने जो जॉर्ज ऑरवेल हैं इन्होंने टोटलिटेरियनिज्म के अगेंस्ट क्रिटिसिज्म किया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि टोटलिटेरियनिज्म क्या होता है। ये एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि जिसमें गवर्नमेंट जो है वो फुल कंट्रोल करती है अपने सिटीज़न पर, के सिटीज़न को रिप्रेस भी वो करती है। इनके फुल जो कंट्रोल है उनकी लाइफ्स के ऊपर, कोई भी एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल है उसकी लाइफ के ऊपर जो कंट्रोल है वो गवर्नमेंट करती है, उसको कहते हैं टोटलिटेरियनिज्म। और जॉर्ज ऑरवेल इसके अगेंस्ट थे। वो कहते थे कि हर इंडिविजुअल को इंडिपेंडेंट होना चाहिए और उसको फ्रीडम होनी चाहिए कि वो अपने राइट्स के बारे में बोल सके और साथ ही साथ अपने पॉइंट्स, व्यू पॉइंट्स दे सके। उसके बाद डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को ये सपोर्ट करते थे जॉर्ज ऑरवेल। कहते कि जो सोसाइटी के अंदर या फिर कंट्री के अंदर है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें अपनी लाइफ के अंदर, जॉर्ज ऑरवेल ने एज अ जर्नलिस्ट काम किया और बहुत सारे नॉवेल्स, एसेज और भी बहुत सारी वर्क्स लिखे, जैसे कि इनका एक फेमस वर्क है एनिमल्स फार्म और 1948। इनके जो बहुत फेमस ये दोनों वर्क्स हैं इनके। उसके बाद इनकी डेथ की बात की जाए तो 1950 के अंदर एट द एज ऑफ 46 इनकी डेथ हो जाती है, और यहाँ पे इनकी जो लाइफ का जो टाइम पीरियड है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इनके दो मेजर वर्क्स की, दो एसेस की, पॉलिटिक्स एंड द इंग्लिश लैंग्वेज इनका फर्स्ट ऐसे है जिसके अंदर ऑरवेल आर्ग्यू करते हैं कि जो इंग्लिश लैंग्वेज का डिक्लाइन है वो बिकॉज ऑफ डिक्लाइन है, कि पॉलिटिक्स का जब डिक्लाइन होता है तो इंग्लिश लैंग्वेज का भी डिक्लाइन होता है। कि जो पॉलिटिकल थॉट है, पॉलिटिकल नैरेटिव्स होते हैं, इनके हर पार्टी का एक डिफरेंट नैरेटिव है, हर पार्टी एक डिफरेंट थॉट्स हैं। जब वो डिक्लाइन, उनका डिक्लाइन होता है तो इंग्लिश लैंग्वेज का भी डिक्लाइन होता है।
मीन्स के अकॉर्डिंग टू जॉर्ज ऑरवेल के जो पॉलिटिकल थॉट्स हैं, पॉलिटिकल नैरेटिव्स हैं, वो इंटरलिंक्ड हैं लैंग्वेज के साथ। मीन्स के दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अब जॉर्ज ऑरवेल सजेस्ट क्या करते हैं अपने इस वर्क, अपने ऐसे के अंदर कहते हैं कि पॉलिटिकल लैंग्वेज को यूज़ करना, जो पॉलिटिकल लैंग्वेज है वो यूज़ की जाती है। मीन्स कि अब जैसे नॉर्मल इन पाकिस्तान और नॉर्मल इन कंट्रीज़ के, जैसे इंडिया में भी है कि नैरेटिव्स लोगों को दिए जाते हैं, उन्हें थ्रू लैंग्वेज जो है वो ऐसे प्रोमिस किए जाते हैं जो वो पूरे नहीं करते, लेकिन जस्ट फॉर वोट, उनसे वोट लेने के लिए उनको फैंटेसीज दिखाई जाती हैं थ्रू लैंग्वेज। तो लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है। जॉर्ज ऑरवेल अपने अपने इस ऐसे के अंदर ये रियलिटी बताते हैं सोसाइटी की। फर्दर वो कहते हैं कि लैंग्वेज को डायरेक्ट और क्लियर होना चाहिए और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए, और जाके एक डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स बन सके कि ऐसी फैंटसीज़ पे बेस्ड जो हैं वो बातें नहीं करनी चाहिए, इन रियलिटी जो है वो कुछ करना चाहिए, और थ्रू लैंग्वेज जो है वो फेक चीज़ें नहीं कहनी चाहिए, ट्रुथ कहना चाहिए। जॉर्ज ऑरवेल अपने इस ऐसे के अंदर बताते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इनके सेकंड ऐसे की, इन द प्रिवेंशन ऑफ लिटरेचर, ऑरवेल एग्जामाइंस द वेज इन विच totalitarian regimes use censorship and propaganda to control the arts and suppress dissent। अब इसके अंदर ये जो सेकंड इनका ऐसे है द प्रिवेंशन ऑफ लिटरेचर, इसके अंदर जॉर्ज ऑरवेल कहते हैं कि सोसाइटी के अंदर जो गवर्नमेंट है वो मीडिया को, राइटर्स को, इंडिविजुअल्स को, आर्ट्स को, मीन की जो भी राइटिंग करते हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं थ्रू सेंसरशिप। इनके उनको कुछ देकर प्रोपागेंडा कोई प्लान करके जो है उनको कंट्रोल किया जाता है और उनको सुप्रेस करने की कोशिश की जाती है। जैसे राइटर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनको सुप्रेस किया जाता है कि वो रियलिटी ना दिखाएं कि गवर्नमेंट की ट्रू रियलिटी क्या है, एक्चुअली में फैक्ट्स हैं क्या। मीन्स के इसके अंदर जो जॉर्ज ऑरवेल हैं वो हमें बताते हैं कि किस तरह से सुप्रेस किया जाता है जो रियलिटी दिखाते हैं उनको। नेक्स्ट अगर हम लोग इसमें बात करें फर्दर, वो कहते हैं कि ये राइटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन फोर्सेस को रेजिस्ट करें जो गवर्नमेंट की फोर्सेस होती हैं सुप्रेस करने की, और जो रियलिटी को सामने कभी आने ही नहीं देते, फैक्ट्स क्या है, ट्रुथ क्या है, अपनी जो वो मैनिपुलेट करते हैं लोगों को, वो जब लोगों के सामने नहीं आता तो राइटर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी फ्रीडम के लिए बोलें और साथ ही साथ अपनी अपनी इजहार आज़ादी का जो एक्सप्रेशन है वो दें। ये दोनों जो ऐसे हैं इनके, ये रोल ऑफ लैंग्वेज और कम्युनिकेशन इन दोनों पे बेस्ड है। मींस के जो लैंग्वेज है और जो कम्युनिकेशन है एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड है। थ्रू लैंग्वेज हम कुछ कहते हैं और कम्युनिकेशन के ज़रिए हम इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के ज़रिए जो है वो अपना तासुर देते हैं कि हम लोग एक्चुअली हैं क्या। इसी से लैंग्वेज और कम्युनिकेशन से ही जो सोसाइटी है और पॉलिटिक्स जो है वो बनती है, और साथ ही साथ कमिटमेंट की जाती है कि इंडिविजुअल फ्रीडम की और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की। तो ये सारा जो कुछ बेस्ड है डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, इंडिविजुअल फ्रीडम और साथ ही साथ सोसाइटी और पॉलिटिक्स की जो बिल्डअप है वो किसके थ्रू होता है, लैंग्वेज और कम्युनिकेशन के थ्रू ही होता है। तो ये सब जो है इन्होंने अपने ऐसे के अंदर बताया है। आई होप कि आपको जो है वो इस लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।